Yes, in a way, yes. So let's ask Mr. Dhananjay Junarkar. Dhananjay Junarkar साहब नमस्कार. नमस्कार, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर, वंदे मातरम, हर हर महादेव. कैसे हैं? धनंजय बस जुनाकर आपका साहब आशीर्वाद सर। श्लोक से शुरू करते हैं कभी 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 श्लोक आज So धनंजय जुनारकर साहब, सनातन धर्म बीमारी है, कोविड-19 डेंगू और मलेरिया की तरह. ऐसा आपके इंडिया के मेंबर स्टालिन जूनियर साहब ने कहा है. स्टालिन साहब के साहिबजादे, डीएमके के बहुत बड़े लीडर, उन्होंने कहा है. सर क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या हो गया इनको? बीजेपी की मदद क्यों कर रहे हैं? ये तो बीजेपी की मदद कर रहे हैं. ठीक है सर, उन्होंने अपनी बात कह दी, लेकिन मैं इसको, मेरा इंटरप्रिटेशन अलग है. हम इस प्रकार से देखेंगे कि जैसे ब्रिटिशों के समय सनातन धर्म के अंदर जिस प्रकार का चाल चलन चल रहा था, जैसे सती की चाल, केशवपन, विधवा विवाह को सम्मति नहीं थी, तो उस प्रकार से अगर हमारे धर्म के अंदर अगर कुछ गलत चीजें हो रही है जो ह्यूमन राइट और महिलाओं के राइट को बेदखल करती है, तो ऐसे में उस चीजों को दूर करना और धीरे धीरे अपने धर्म को और प्रगत करना, ये विचार होना चाहिए. ये एक बात मैं समझता हूँ. और आप तो बहुत ही विद्वान है सर, आप थोड़ा सा पुरातन हिंदू संस्कृति देखेंगे तो हमारे यहाँ जो ऋषि मुनि हुए थे, उन्होंने अगर कोई चीज, कोई ग्रंथ लिखा है तो उसके वो ग्रंथ के खिलाफ एक क्रिटिसिज्म करने वाला भी ग्रंथ और दूसरी विचारधारा वाला ग्रंथ भी प्रकाशित होता था. होता था, दुरुस्त बात है, कोई उसमें दो राय नहीं. उनको तो उसमें सर हम लोग उनका सर काट के लाओ, वो ऋषि मुनि का सिरछेद कर दो, चारवाक की संस्कृति वाला, उन्होंने एक प्रकार से अलग क्रिटिसिज्म किया था. तो सर अपने अपने विचार और विचारों से विचारों की फाइट करनी चाहिए. अभी आपने जो उदयनिधि जी की बात की सर, उनके सर को कलम करने वाले को 10 करोड़ देंगे. अयोध्या के संत परमहंस जी ने ये कहा है और उन्होंने बाकायदा उसका फोटो जलाते हुए और फोटो के ऊपर तलवार ऐसा मारते हुए सर वीडियो भी प्रसारित हुआ है, आप सब जगह दिख रहा है. सर वो तलवार कहीं और मारते हैं तो शायद उनका खुद का हाथ कट जाता. छोड़िए ना, वो सिर्फ फोटो ही काट सकते हैं जी. नहीं, जो भी है सर, मैं इसमें एक जनतंत्र की बात में मैं इस प्रकार का एग्रेशन और इस प्रकार का अत्यंतिक राष्ट्रवाद, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तालिबान, वो स्थिति पे अगर हमारे लोगों को सोच और हमारे लोगों का टेम्परामेंट अगर सरकार लेके जा रही है तो सर ये बहुत ज्यादा हानिकारक है. और धर्म के सिवा कोई बात ही नहीं हो रही सर. आप देखिए अभी इसके पहले जो भी आप डिबेट में जो भी बीजेपी के प्रवक्ता के साथ बात कर रहे थे, वो बार बार सनातन धर्म, हिंदू धर्म, इसी के ऊपर बात कर रहे हैं. वो धर्म के लिए सब जगह अपने अपने जगह धर्म की जगह है, लेकिन राजनीति में वेलफेयर स्टेट की एक जो भूमिका है उसके ऊपर बात करनी चाहिए. और मैंने पहले भी दिन हमेशा कहा है कि सर बीजेपी और आरएसएस के पास कोई बात नहीं है, कोई इनका इकोनॉमिक फाइनेंशियल कोई दिमाग नहीं है. लेकिन जुनारकर साहब, ये बीजेपी ने तो नहीं किया है, ये तो डीएमके ने किया है. आपके इंडिया वालों को समझना चाहिए कि तो कौन से चीज बोलने से किसको तकलीफ होने वाली. अरे भाई, अगर वो आज कीमतों के बारे में बात करते हैं, प्राइस राइज के बारे में बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं, छोटी छोटी दुकानें जो बंद हो रही हैं हर जगह पे, छोटे छोटे जो उद्योग हैं वो बंद हो रहे हैं हर जगह पे, लोगों के पास काम नहीं है, उसके बारे में बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मुश्किल होती है जवाब देना. ये जवाब देना तो बहुत आसान है जुनाकर साहब. और नेक्स्ट आपका सम्मेलन उधर ही हो रहा है, चेन्नई, डीएमके में, तमिलनाडु में. और उससे पहले ऐसे फुहारे फ्रॉम टुमारो, इट स्टार्ट्स टुमारो, 5 तारीख को, कल से. यस जी. तो सर ऐसा है कि हमारा जो देश है वो विविधता में एकता के अंदर काम करने वाला है. हमने कहा कि आप मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, गुजरात में गाय हमारी माता है, तो लेकिन गोवा में क्या किस प्रकार से चल रहा है वो आपको गाय के प्रति उनकी क्या बातें हैं जो बीजेपी के स्टेट में, वो आपने देखा. और अभी सर आपने जो कहा कि इन्होंने ये कहा, तो मेरा बोलना पॉइंट ही वो है सर कि जो वो लोग धर्म के बारे में जो बात करते हैं वही चीज मीडिया लेके, हर छोटे मोटे मीडिया उसी बात का पूरा एजेंडा लेके उसी के ऊपर डिबेट हो रही है. सर अगर आज का आप डिबेट, आप महंगाई की बात की, तो सर दाल, अगर आज का मैं दाल का भाव लूं सर, अरहर की दाल 165 रुपया, मूंग की दाल 110 रुपया, अभी कम है 105 रुपया, चना 100 रुपया. सर ये किलो का भाव है, इसके ऊपर कोई टॉक शो क्यों नहीं? अभी कम है, अभी ऊपर जाएगी. रुको, अभी रुको, 200 तक जाएगी सर.
हाँ, तो मतलब बोलने का पॉइंट ये है सर कि ये इसके ऊपर कोई भी डिबेट क्यों नहीं हो रही। और सर 200 रुपया उज्ज्वला योजना में जो सब्सिडी दे रहे हैं, तो हर 4 में से एक महिला एक भी रिफिल नहीं कर पा रही है। मतलब मुश्किल से एक आध कर रही है, बाकी 3 तो रिफिल ही नहीं कर पा रही सर। 200 की सब्सिडी लेने के बाद उसके ऊपर कोई चर्चा क्यों नहीं हो रही? ये क्यों स्टालिन को हम महत्व दे रहे, क्यों हम ये परमांश को महत्व दे रहे, क्यों हम जॉब को महत्व नहीं दे रहे? क्योंकि उन्होंने बोला है सर, उन्होंने बोला है। मेरा ये कहना है उन्होंने बोला, उनको बोलना नहीं चाहिए था ना। क्योंकि देखिए साहब, हिंदू धर्म में, प्रदीप जी एक सेकंड, हिंदू धर्म में जिसको आजकल सनातन धर्म कहते हैं, क्यों कहते हैं मुझे मालूम नहीं है। सनातन धर्म नाम की क्या चीज होती है, मैं तो ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ। कहीं किसी बड़े ग्रंथ में मुझे सनातन शब्द नहीं मिला है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, मान लेते हैं सनातन धर्म। सर यहाँ तो एक बहुत बड़ी परंपरा है कि भगवान को गाली देना, भगवान में विश्वास ना रखना, वो भी भारतीय परंपरा है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो अभी स्टालिन साहब के साहबजादे ने कहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि कांग्रेस हो गई, उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना हो गई, या ममता बनर्जी हो गई, ये सब इसको क्यों अहमियत दे रहे हैं? इनको बोलना चाहिए भाई वो ठीक है, इसकी बात छोड़ो, इसकी बात करो। जैसे केसी वेणुगोपाल साहब की आज स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा कि भाई हम क्या सर्वधर्म समभाव में सब विश्वास करते हैं, तो उनका खुद का विचार हो सकता है। केसी वेणुगोपाल साहब ने ये क्यों नहीं कहा जो आप बोल रहे हैं कि भाई कीमतों की बात करो ना, कीमतों की बात करो। 200 रुपए जो एलपीजी गैस सिलेंडर की आपने जो सब्सिडी दी है, उससे गैस सिलेंडर कितने का हो गया? 900 रुपए का। अरे 900 रुपए और 1100 रुपए में क्या फर्क है धनंजय जुनारकर साहब? बिल्कुल सर, ये 200 रुपया इन्होंने यहाँ कम करके और सुभाष चंद्र जी का चुपचाप 5000 करोड़ का लोन भी वहां से उन्होंने माफ कर दिया। तो ये सूट लूट और लूट की सरकार है, ये अपना काम कर ही रही है। हम लोग हमारे मुद्दे उठा के जा रहे हैं, पर कमी इस प्रकार की आ रही कि हमारे मुद्दों को जितनी अहमियत चाहिए उतनी अहमियत नहीं मिल रही है। हम हमारी कोशिश कर रहे हैं, हम हमारी फाइट कर रहे हैं सर। और आप देखेंगे अगले जैसे जैसे आप ये इंडिया को इन लोग ने तोड़ने की कोशिश की कि एक एक आदमी के घर पे ईडी भेज की कोशिश की, लेकिन ये थक गए कि एक कितना भी एक लिमिट के बाद सर कितना भी अत्याचार करो। तो सर एक बार मरा हुआ मुर्गी बोलते हमारे मराठी में कहा था, वो उस मरी हुई मुर्गी को न सर आग का भय नहीं रहता। एक बार मरने का सोच लिया सर तो आग से क्या डरना। तो अभी ईडी सीबीआई का भय सभी पार्टियों ने निकाल दिया, सब फाइट कर रहे हैं। और इसका इनको भय है जो बीजेपी को, इनकी नींद खराब हो गई है। कर्नाटक की हार इन्होंने देखी, हिमाचल प्रदेश की हार देखी, उन्होंने दिल्ली की वहां की नगर निगम की हार देखी, और अभी आने वाले 5 राज्यों में मोदी जी के पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। तो अगर वो भी राज्य हाथ से चले गए तो लोकसभा में जुनरकर साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे और स्पेशली राहुल का 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसका टोटल विरोध किया। खड़गे साहब कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन वुड हार्म डेमोक्रेसी एंड वुड हार्म द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और संविधान को खतरा है 1 नेशन 1 इलेक्शन से। ही गोज फर्दर, आगे जाके बोलता है कि इट विल डिसमेंटल द फेडरल स्ट्रक्चर, डेमोक्रेसी विल गो टू डिक्टेटरशिप। यानी मोदी साहब यह चाहता है 1 नेशन 1 इलेक्शन से कि डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप की ओर जाना। तो हाउ विल 1 नेशन 1 इलेक्शन कैसे डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन के पिलर को कैसे हिलाएगा? हाउ विल द डैमेज द पिलर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? जुनारकर साहब, कैन यू एक्सप्लेन हाउ मल्लिकार्जुन खड़गे? सर ये जो बीजेपी का प्लान है, ये जो इंडिया की जो हम लोगों की एक विपक्ष की ताकत है, वो ताकत देख के डर के मारे इनके दिमाग में नींद नहीं आ रही। अभी ये कुछ नए नए आइडियाज कर रहे हैं और कुछ बड़ा दिखाने के चक्कर में हमेशा जैसे नोटबंदी के लिए गलती की वैसे वापस गलती होने वाली है। इनका 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं है सर, ये 1 नेशन 1 बिजनेसमैन और अनलिमिटेड स्कैम्स, इसके ऊपर इनका काम चल रहा है। और ये जो काम कर रहे हैं सर, इनकी जो कमिटी बनी है, इस कमिटी में हरीश साल्वे जी जो भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल है, उनके अभी उन्होंने जो तीसरी शादी की, उनके शादी में जो देश तीसरी शादी सर, उसमें ये सर ललित मोदी, आप मेरा पॉइंट सुन लीजिए, ललित मोदी जैसा जो देश का भगोड़ा है सर, वो उसमें पार्टी में है, नाच रहा है। ऐसे लोग कमिटी में आके
ये जिस प्रकार से ये देश का भविष्य निर्धारित करेंगे, ये आप सोच रहे हैं 2/3 बहुमत लगता है सर लोकसभा राज्यसभा का, और जो देश में जितने राज्य है उसमें से 16 राज्य आपको लगेंगे जो अपने अपने विधानसभा में 2/3 मतदान करके इनको इस प्रस्ताव को अनुमोदन देंगे, मेजोरिटी दिखाएंगे, फिर ये केंद्र सरकार के पास भेजेंगे, और ये लंबी प्रोसीजर है, बहुत सारी अमेंडमेंट है, इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर ये कुछ भी पिछले के दरवाजे से हम डिक्टेटरशिप के तरफ ही जा रहे हैं ऐसा हमको लग रहा है, ये डेमोक्रेसी का मुखौटा पहन के डिक्टेटरशिप लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम लोग, हमारा जो मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी और इनके जो स्कैम्स, जिस प्रकार से जहां जहां मोदी जी जाते हैं अपने बट जुनेकर साहब, आपने कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन को भी नामुमकिन बताया था। बोले कि हमारे संविधान में कोई प्रोविजन है ही नहीं कि हम लोग आर्टिकल 370 को स्क्रैप करें, 35 को स्क्रैप करें। मगर आज मोदी साहब ने वो स्क्रैप एब्रोगेट करके कश्मीर को फ्रॉम हॉटस्पॉट ऑफ टेरर टू मैग्निफिसेंट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जोन बना दिया। तो don't you think that Mr. Modi will also attempt this particular thing जो आप लोग ना बोल रहे हो, इसको जो भी है जैसे आर्टिकल 370 का कर दिया, यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन की तौर बढ़ रहा है, इट विल हैपन, डोंट यू थिंक जुनेकर साहब? सर अभी आपने जो बोला उसका एक सुधार करना चाहता हूं। हमने कभी भी ये नहीं बोला कि 370 का ये हो नहीं सकता, क्योंकि 370 जो है अनुच्छेद वो हमेशा टेम्पररी के हिसाब से ही आया था, उसको जाना ही था, वो जाने ही वाला था। लेकिन आप उसकी जो प्रोसीजर उसी अंदर लिखी है कि आपकी जो विधानसभा है वो विधानसभा बहुमत से 370 को हटाने का ठहराव करेगी, प्रस्ताव करेगी, और वो राज्यपाल के पास भेजेगी, राज्यपाल राष्ट्रपति जी के पास भेजेगा। लेकिन आदरणीय मोदी जी ने वहां की विधानसभा भंग करके वहां राज्यपाल की राजवट करके उसके बाद राज्यपाल के माध्यम से वो ठहराव करके अनुप्रस्ताव करके राष्ट्रपति जी के पास भेज के 1 घंटे में वो काम कर दिया। लेकिन आप सोचिए टेक्निकली ये सही था क्या? कल को सर ये कोई भी राज्य में राज्य आपका विधानसभा भंग करके राज्यपाल को हाथ से कुछ भी लिखवा के राष्ट्रपति के पास भेज देंगे, जैसे इन्होंने दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद भी आपने वो अरविंद केजरीवाल आप पार्टी के खिलाफ के वहां की सब पावर अपने हाथ में ले ली। संजीव मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बावजूद आप उसको कायम रख के सीबीआई और ईडी का ऊपर में, जैसे अश्वत्थामा चिरंजीवी था, वैसे लगता है जब तक संजीव शर्मा जिंदा रहेंगे और इनकी सरकार जिंदा रहेंगी जब तक ये पोस्ट के ऊपर ये चिरंजीवी है। और आप तो सर इस प्रकार से बोल रहे हैं, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि खाली सब कुछ आसान मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी तो बैल से भी दूध आपको निकाल के देंगे, और तो मुझे वो भी आसान लग रहा है सर जिस प्रकार से मोदी जी। जुनेकर साहब, जब दिल्ली सर्विसेज बिल इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट में, क्योंकि उसके पहले ऑर्डिनेंस आ गया था, फिर उसके बाद बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, तब अनुमान यह था कि राज्यसभा में ही हार जाएंगे, क्योंकि राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास उतने नंबर नहीं थे। लेकिन राज्यसभा में भी जीत गए। तो लिहाजा जो आपकी फ्लोर लेवल स्ट्रेटजी है इंडिया की, वो शायद ठीक नहीं है। क्योंकि आप देखिए ना, केसीआर साहब हो गए, चलिए केसीआर साहब आपके साथ थे उसमें, वाईएसआर साहब हो गए, अपने नवीन पटनायक साहब हो गए, ये सब लोग तो बीजेपी के साथ हैं। तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन भी इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या गारंटी है कि लोग जो हैं बीजेपी के साथ नहीं खड़े होंगे? सर संख्या और फ्लोर का नियोजन करना ये जितना आपको ईडी और सीबीआई के माध्यम से आसान है, उसको आप नीतिमत्ता भूल गए हैं सर। आप हमारे जमाने में कांग्रेस की सरकार में नीतिमत्ता को महत्व था, और उस प्रकार से आप आपके मन से वोट उंगली दबा के वोट देते थे। आप यहाँ तो सर रिमोट कंट्रोल हो गया, आपके घर पे ईडी तैयार है, आपके सिर को गन लगाया है, चुपचाप वोट दे दो तो आपका काम होगा, वरना फिर आपके घर पे तो ईडी पहुंची गई है। सर ये डर के माध्यम से, आप दादागिरी के माध्यम से, कहीं फंड देने के लालच से आप इस प्रकार से वोट कर रहे, ये इतना आसान नहीं होगा, और सब लोग डरने वाले लोग नहीं। लेकिन एक चीज है सर, सब लोग मतलब कौन? क्योंकि इनकी स्ट्रेटजी तो समझ में आ गई है। अभी देखिए, इन्होंने जो एनसीपी तोड़ी, उसके बाद जो शिवसेना तोड़ी, उसके बाद जो 2-3 अलग अलग पार्टियां तोड़ी, जैसे रामविलास पासवान साहब की पार्टी है, बाकी तो उनके जो राज्यसभा के मेंबर हैं, क्योंकि लोकसभा में तो इनके पास पूरी स्ट्रेंथ है, मेजॉरिटी है, अब राज्यसभा में भी अगर आप एक्चुअली वोट काउंट करें, किसी को वोट करने की भी जरूरत नहीं है प्रदीप जी,
अगर मान लीजिए ये वन नेशन वन इलेक्शन का एक्ट आ जाता है, एंड इफ इट कम्स इन द पार्लियामेंट, इट विल बी वेरी इजी फॉर द बीजेपी टू पास इट इन बोथ हाउसेस। जुनेजर साहब, आप फिर भी रणनीति जो है वो ठीक नहीं बना रहे। आप कह रहे हैं ईडी सीबीआई, सर वो सबको मालूम है, उसके बावजूद आपको लड़ना है। वो कैसे लड़ेंगे आप, वो बताएं। सर आप देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन की आप समझो 2 मिनट के लिए कि आपने चलो वो प्रस्ताव पारित कर दिया, बहुमत से आपने सब कुछ जीत लिया और कल से वन नेशन वन इलेक्शन पास हो गया। तो आप ये सोचिए, अगर कोई राज्य के अंदर आप जिस प्रकार से कल को चुनाव में फिर दूसरे लोग आ गए जो आपके खिलाफ मतधारणा करने वाले लोग हैं, तो क्या आप वहां ईडी सीबीआई से भय से फिर वो तोड़ेंगे? तो वो अगर विधानसभा खत्म होती है, वो विधानसभा भंग होती है अगर, तो क्या फिर आप लोकसभा का पूरे देश में सभी विधानसभा को भंग करेंगे, फिर पूरी लोकसभा को भंग करेंगे, फिर वापस इलेक्शन लाएंगे, या फिर वहां 4-4 साल 5-5 साल पूरी राष्ट्रपति की राजवट रहेगी? लोगों के लिए, लोगों को सोचने के लिए आपने क्या मौका दिया है? ये इतने आसान नहीं सर। कभी सिर्फ इसी सब्जेक्ट पे आप डिबेट रखिए सर, इसके अंदर बहुत से पॉइंट हम लोग मेहनत करके करेंगे तो इसके अंदर आपको मिल जाएगा। लेकिन जहां तक विधानसभा भंग करने का प्रश्न है, विधानसभा भंग करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, प्रेसिडेंट रूल लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो रूलिंग पार्टी है वो बीजेपी बन जाएगी। मतलब बीजेपी का तो सर देखिए, बीजेपी का पुराना प्रिंसिपल है, जीते कोई भी सरकार हमारी, जो उन्होंने महाराष्ट्र में करके दिखा दिया ना। अब महाराष्ट्र में विधानसभा भंग तो नहीं करनी पड़ी, सरकार इनकी है, चल रही है। सर लेकिन सर आज आप देखिए, आपकी बात एकदम मैं मानता हूं, लेकिन आप ये भी सोचिए सर कि आज की तारीख में एक कॉर्पोरेशन की इलेक्शन लेने की इनकी हिम्मत नहीं है सर। अंडर करंट लोगों में क्या विचारधारा चल रही है इन लोग को मालूम नहीं है। आज देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की जनता के लिए विलन नंबर 1 हो गया है। जो मराठा लोग 5-5 लाख का मोर्चा निकालते थे, शांति से आवाज भी नहीं, उनके चलने का रोड के ऊपर आवाज भी नहीं आता था, कोई नेता को आगे वो खड़ा नहीं करते थे। वहां की बच्चियां 15 साल की 16 साल की बच्चियां आगे चलती थी, वही भाषण करती थी। ऐसे आज मराठा मोर्चा को किसने, उनको जालना में जो हुआ, जिस प्रकार से घटना हुई, ये सब घटनाएं सर देवेंद्र फडणवीस जी को तकलीफ देने वाली है, लेकिन आज तो मीटिंग चल रही है देने वाली है। आप देखिए सर, आज मीटिंग चल रही है ना, कैबिनेट की मीटिंग है आज मराठा। बट आई थिंक वो वापस लिए नहीं मोर्चा। बट यू नो आई वांट टू से दैट राहुल जी और लालू जी के जो एकदम जबरदस्त कुकिंग सेशन हम पूरे देश ने देखा। क्या बात है जुनेजर साहब, चंपारण मटन। राहुल जी और लालू जी किस डिश बना रहे थे, कैसे डिश बना रहे थे, कैसे राजनीतिक मसाला, लालू जी के एडवाइस किस प्रकार से है। लालू जी एडवाइस कर रहे थे कि नफरत के राजनीति क्यों है, आज के तारीख में मोहब्बत और प्यार के दुकान राहुल जी कैसे बसाएंगे पूरे हर गली, हर शहर और हर गांव में। तो यू आर डूइंग फैंटास्टिक। जहां आपने वादा किया था कर्नाटका में 2000 रुपया वुमन को देंगे हर मंथ, वो भी आप ये कर दिया, प्रॉमिस को फुलफिल कर दिया। उससे पहले 200 यूनिट फ्री कंजम्पशन जिसका है वो भी आपने फ्री कर दिया। ये जबरदस्त काम आप लोग कर रहे हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे कर्नाटक हो, यू आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। बट आज जो मोदी साहब का जुनेजर साहब, आज मोदी साहब ने जैसे इंटरव्यू दिया था, बोले कि पहले लोग भारत का नाम जब लेते थे तो 1 बिलियन नंगा भूखा, यानी पेट से भूखे लोग, नंगे लोग, इस प्रकार से वर्णन करते थे। और मोदी जी टेक ओवर करने के बाद आज पूरे दुनिया, विश्व भारत को 1 बिलियन एस्पिरेशनल माइंड्स के तरफ से देखते हैं और बोलते हैं कि 2 बिलियन स्किल्ड हैंड्स, यानी 2 हाथ जो हर नागरिक के इस देश के सिटीजन है, दे आर 2 बिलियन स्किल्ड हैंड्स। तो उनका कहना है कि स्किल लेबर वगैरह सब चीज इंप्लीमेंट करना सब सक्सेसफुल। मोदी जी ने ट्रांसफॉर्म कर दिया। जुनेजर साहब, मोदी जी ने पूरे देश को ट्रांसफॉर्म कर दिया बोलते हैं। हाउ डू यू सी दैट जुनेजर साहब? सर मोदी जी ने पूरे देश को एक अच्छे खासे भाईचारा प्रेम वाले देश को भीख मांगते हुए लेवल पे ट्रांसफॉर्म कर दिया है। 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो के राशन के लिए लाइन में खड़ा करने के लिए ट्रांसफर कर दिया है। सर इसके पहले 67 साल के अंदर 14 प्रधानमंत्री हो गए जिन्होंने सिर्फ 55 लाख करोड़ का कर्जा लिया था। आदरणीय मोदी जी ने 9 साल में 100 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लेके भारत को और बड़े खड्डे में डालने का ट्रांसफॉर्मेशन वो कर दिया है।
आदरणीय मोदी जी 18-18 घंटे काम करके देश के बड़े बड़े संस्थाएं जो अपने उद्योगपति दोस्तों को बेचने में मेहनत कर रहे, 18-18 घंटे पसीना करके निकाल के खून पसीना एक करके जो बेचने में समय लगा रहे सर, तो कांग्रेस ने कितने घंटे काम करके ये संस्थाएं बनाई होगी, इसका भी आप जरूर विचार कीजिए। और सर अभी ये वन नेशन का जो आपने बात करा, पूरे देश का जो आपने सर बात किया कि ऐसा ऐसा ये उन्होंने किया है, तो मैं आपको उसको ये भी बात बता दूं कि सर अभी 3,446 लोग जो पेशेंट मरे हुए थे उनको उन्होंने इलाज करने के लिए खर्चा दिखाया गया। आयुष्मान भारत में सर एक ही नंबर से 7.5 लाख लोग लाभार्थी दिखाए गए। द्वारका एक्सप्रेस में 18 करोड़ का 1 किलोमीटर वाला एक जो हाईवे है उसको 250 करोड़ रुपया का वो दिखाया गया। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना सर, ये ट्रांसफॉर्मेशन कांग्रेस नहीं कर सकती। ये ऐसे उल्टे सुल्टे धंधे करके गरीबों को और गरीब बनाने का काम हम नहीं कर सकते। अगर आप 67 साल में इतना कर्जा नहीं है तो देश का जो जीडीपी था वो आज कहां है? जब जो बेरोजगारी का दर था वो आज कौन से लेवल पे है? आप जो 400 रुपए में गैस दे रहे थे, 65 रुपए में पेट्रोल दे रहे थे, आदरणीय मोदी जी 100 रुपए तक लेके गए। डॉलर का भाव, अफगानिस्तान के अंदर का भाव और इंडिया के डॉलर का भाव वो बिल्कुल टच करके चले गए बीच में। तो हम ये सब चीजें है ना सिर्फ बोलने की बातें हैं। और ये जो और एक मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा है कि जो इनके दिमाग में जो वन नेशन वाला थियरी है वो ये चाहते हैं कि एक साथ में मैक्सिमम सभी टीवी, प्रिंटिंग मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सभी महत्व की एड की जगह में एक ही साथ में हम बुक कर दे, सभी हेलीकॉप्टर्स हम बुक कर दे, सब कुछ बुक कर दे, विपक्ष को घूमने के लिए कोई जगह न रखे और उनका आवाज दबा दे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये जो पुलवामा के बाद ये अधिवेशन लेते, मणिपुर में जो महिलाओं की नग्न परेड कर दी उसके बाद कोई ये अधिवेशन लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई काम किया नहीं। जब किसान 900 किसान एक मर गए, एक साल के अंदर शहीद हो गए काले कानून के लिए, उनको तभी कोई अधिवेशन, विशेष अधिवेशन लेने की जुनोडकर साहब, इंडियन नेशनल कांग्रेस राहुल गांधी का स्लोगन एकदम फर्स्ट क्लास है। बोलो आप कांग्रेस को वोट दो, हम गरीबों का भला करेंगे, किसानों का उन्नति करेंगे, महिलाओं का सम्मान करेंगे, युवाओं को आगे बढ़ाएंगे, उनका भविष्य कांग्रेस के रूल में बहुत जबरदस्त होगा। मगर ये यूनाइटेड इंडिया किस प्रकार से, बिकॉज अडानी वाले इश्यू जब आप अटैक करते हो मोदी जी पे कि राहुल गांधी जी ने कहा कि अडानी पे इंक्वायरी इसलिए मोदी जी नहीं कर रहे हैं बिकॉज नुकसान अडानी का नहीं होगा, किसी और का होने वाला है। उनका कहना था कि इनडायरेक्टली मोदी साहब का होने वाला है नुकसान। सर डायरेक्टली तो हाउ आर यू गोइंग टू, जुनोडकर साहब, ये तो सब ठीक है बट सबको आप एक साथ एक मंच पर कैसे रखेंगे? शरद पवार जी अडानी में साथ में नहीं आएंगे, ममता जी साथ में नहीं आएंगे, भूपेश बघेल साथ में नहीं आएंगे, कमलनाथ जी वापस ने अडानी वाले इशू, अशोक गहलोत साथ से नहीं आएंगे, तो कैसे करोगे जुनोडकर साहब? सर ऐसा है कि आपको पहले ये दवा चाहिए कि जिससे आपको जिंदा रहना पड़ेगा, ऐसा इंजेक्शन आपको पहले चाहिए, उसके बाद ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। अगर मोदी जी कायम रहे तो नेक्स्ट टाइम का कोई चुनाव होगा कि नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। आप इस प्रकार से उनका काम चल रहा है, उस प्रकार से उनका जो आविर्भाव है काम करने का कि सब कुछ मैं हूं और मेरे सिवा कुछ भी नहीं है, और उनके आने के पहले ये ब्रह्मांड की निर्मित भी शायद मोदी जी ने ही की है। इस प्रकार का जो अहंकार है और आत्ममुग्धता है, इसके लिए हमको जवाब देना है। हमारा बेसिक जो है वो रोजगार और महंगाई है, उनका बेसिक जो है धर्म के ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन जुनोडकर साहब एक करेक्शन कर दूं, आपने अभी कुछ बोला था यूएस डॉलर के बारे में, अभी आपने बोला था ना यूएस डॉलर के बारे में। हाँ सर, अफगानिस्तान वाला बोला था इसके लिए। दुरुस्त बात, आप गलत बोल रहे हैं। अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है सर, बिल्कुल चेंज हुआ है। भारतीय 82 रुपए 73 पैसे का आज एक डॉलर है, 82 रुपी 73 या 82 रुपी 78 पैसा इसका एक डॉलर है। सर एक अफगानी मालूम है कितने का है? यूएस डॉलर टू अफगानी मालूम है कितने का है? 73 रुपीज 34 पैसा। हाँ तो सर ये 8-10 रुपए का भाव का अभी आजकल में फर्क है, पर आप ये सर अफगानी ज्यादा करेंसी ज्यादा स्ट्रांग है इंडियन रुपी से सर, डॉलर के आपको बोला कि उसको, वही मैं आपको बोला कि अफगान में कौन से इकोनॉमिक्स काम कर रहे हैं, वो मोदी जी को उनको एडवाइस देना चाहिए कि वहाँ क्या काम हो रहा है, बांग्लादेश में क्या काम हो रहा है। I didn't even know there was an exchange rate. I didn't know Afghanis could be exchanged to dollars anymore. I'm not sure.
But you know, unless and until the CIA and all these guys have hell of a lot of Afghanis which they want to exchange. but the Congress always reminds us that Manmohan Singh ji जब छोड़े थे तो US dollar was 56.57 rupees. Yes, it was. 56 rupees और उस पे भी मोदी साहब का आलोचना था जुनरकर साहब कि मेरी उम्र का हो जाएगा। मनमोहन सिंह जी 56.51 से लेके 83 तक पहुंचा दिया मोदी जी ने। आप बार-बार तारीफ करते हैं मोदी जी का इस विषय में। जी सर मैं वही बोल रहा हूँ जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने बोला ना सर, हेल्थ एंड सर्वाइवल रैंकिंग में 146 में से हम लोग 135 पे पहुंच गए। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 150 में हम 142 पे पहुंच गए। हंगर इंडेक्स का तो सर राजू जी को वो 121 वाला मामला पसंद नहीं, इसके लिए मैं वो नहीं लेता हूँ। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 137 में से 126 पे पहुंच गए। तो सर ये सब मोदी जी जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं सर, लेकिन सर ये बड़ा चमत्कारी है कि $1 is equal to 73.38 अफगानी एंड $1 is equal to 82.74 rupees। ये कैसे हो गया? दी अफगान करेंसी इज स्ट्रॉन्गर देन द इंडियन रुपी। मतलब ये तो साहब शोध के लायक है, ये तो रिसर्च के लायक है। बट थैंक यू सो मच सर फॉर पॉइंटिंग दिस आउट। सर मैं बिल्कुल सर इसी पॉइंट को मैं आपकी तारीफ किए बगैर मैं नहीं रह सकता हूं कि मैं आप दोनों हमेशा जो भी बात में क्रॉस चेकिंग करते हुए तुरंत चेक करते हैं कि कोई गलत नंबर्स तो नहीं आ रहे, और मैं इसके लिए आपकी तारीफ करूंगा। और आप हमेशा सच के साथ रहते हैं और सच सामने लाने की कोशिश करते हैं। कैसे हो रहा है ये सर, ये रिसर्च का विषय है। How is the Afghan currency stronger than the Indian rupee? I mean, I find it very hard to believe, but it is there. You get 73.38 paisa in Afghanis, and you get 82.74 in Indian rupees for each dollar, which is amazing, shocking for me. So they're controlling Hafeem and they're controlling heroin. They're controlling heroin. तो The puppy. सर ये The मुद्दा power of ये the मुद्दा puppy. मैंने सर ये मुद्दा ढूंढ के लाया है, इसके लिए आपको मेरी भी तारीफ करनी पड़ेगी सर। हाँ पक्का सर, थैंक यू सो मच, आपने पॉइंट आउट किया, मुझे मालूम नहीं था ये। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ जुनरकर साहब। मुझे ये मालूम नहीं था कि आज की तारीख में $1 जो है वो सिर्फ 73.34 अफगानी है, और हमारा जो $1 82.74 पैसा है। बाप रे बाप। आप इंडियन नेशनल कांग्रेस और राहुल गांधी जी का सच्चे सिपाही हो, वाइब्रेंट, एनर्जेटिक। सर ही इज एन एसेट टू द कांग्रेस, जबरदस्त सर। मानना पड़ेगा सर, आप लोग से सीखता हूँ, आप लोग से ऊर्जा लेता हूँ और आप लोग से आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये सवाल तो राहुल गांधी जी को पूछना चाहिए सर। ये सवाल केसी वेणुगोपाल साहब और राहुल गांधी जी को पूछना चाहिए, निर्मला सीतारमण जी से, कि भाई ये कैसे हो गया, ये तो बता दो। बाकी सब ठीक है, चलो भारत जबरदस्त हो गया, सुपर पावर बन गया, सब कुछ हो गया, गरीबी हट गई, भुखमरी हट गई, बेरोजगारी भी हट गई, सब कुछ हट गया। अब ये तो बता दो कि अफगानी जो है, अफगानी रुपया जो है वो आज भारत से ज्यादा स्ट्रांग कैसे है, ये तो बता दो। 10 रुपए ज्यादा है सर, 9 रुपए एक्चुअली, लेकिन चलो 10 रुपए मान लेंगे। ये कैसे हो गया? ये सर सोचने वाली बात है। चलिए, थैंक यू सो मच सर, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले साल जो आप लोगों का सपना है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने देश के, मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग उसके लिए बहुत प्रयत्नशील रहेंगे और बहुत मेहनत करेंगे। अभी अक्टूबर के अंदर तो उनकी दूसरी क्या है वो भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 शुरू होने वाली है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी सक्सेसफुल रहेगी, जैसे भारत जोड़ो 1 रही। और आप बिल्कुल सर, हाँ सर। और वो महाराष्ट्र में कुछ आप लोग अलग अलग यात्रा कर रहे हैं शायद, अभी ये भी सुनने में आया, कर रहे हैं क्या? बिल्कुल सर, चालू है, बिल्कुल सर, मेहनत कर रहे हैं। और आप जैसे नाम्बियार साहब और आपके माध्यम से हमको जो मौका मिल रहा है सर, वो यात्रा भी लोगों तक जाएगी, ऐसा पूरा विश्वास है सर। बिल्कुल जाएगी सर। थैंक यू सो मच। नमस्कार सर। थैंक यू सर। थैंक यू जुनरकर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। जय भवानी, जय शिवाजी। वंदे मातरम। वंदे मातरम। Right, in at the moment with us from the Aam Aadmi Party, we have our old friend